ओके, तो आपने पिछली कक्षाओं में देखा कि जो आपके टॉपिक्स थे टीचर्स कंसेप्शन के संदर्भ में, शिक्षकों की अवधारणा, शिक्षक की अस्मिता के संदर्भ में आदर्श शिक्षक की जो अवधारणाएं थी। एक मिनट में माफी चाहूंगा, मैं आप सभी को थोड़ी देर म्यूट कर दूं। म्यूट मैंने कर दिया और मैं जब तक ना कहूं तब तक आप अनम्यूट नहीं होंगे। चलिए, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक की अस्मिता है, अस्मिता के प्रति जो सजगता है, आपका यूनिट क्या कहता है? यूनिट 2 का टॉपिक यही है कि अपनी अस्मिता के प्रति सजगता। किस प्रकार से आप अपने अस्मिता के प्रति सजग हो सकते हैं? पहली बार जब इसके बारे में अस्मिता की बात आती है तो इस संदर्भ में सबसे पहले हिंदी कवि अज्ञे ने अस्मिता शब्द को आइडेंटिटी इंग्लिश वर्ड से संबोधित किया था। अस्मिता का ऐसे हिंदी अर्थ होता है अपने होने का भाव, अहम भाव, अपनी हस्ती, हैसियत, या उसको अन्य रूपों में देख सकते हैं सर्वसमता, तादात्म्य, पहचान। तो यह अस्मिता जो है आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में, आपके व्यक्तित्व को निखारने के संदर्भ में, आपके अस्मिता की पहचान समाज में और अन्य क्षेत्रों में भिन्न भिन्न गत्यात्मक परिवर्तनों के साथ आपको आगे की ओर ले जाती है। तो आप जो आज का टॉपिक देखेंगे, आज का टॉपिक है थ्योरेटिकल या पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ टीचर। दैट मीन्स शिक्षक की अस्मिता संबंधी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। तो शिक्षक की अस्मिता संबंधी जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार का जो उसका दार्शनिक दृष्टिकोण था, सामान्य दृष्टिकोण इसमें क्या है, उसके अलावा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण क्या है, उसके बाद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में जो भी चीजें पढ़ाई है लॉकडाउन से पहले, जैसे सेल्फ, आत्म क्या है, कंसेप्शन ऑफ सेल्फ, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, उसके बाद सेल्फ कंसेप्ट, उसके बाद जो कंपोनेंट है आत्म प्रत्यय के, फिर उसके बाद टाइप्स सेल्फ कंसेप्ट के, उसके बाद इफेक्टिव जो कॉजेज है उसके बारे में, फिर सेल्फ एस्टीम बताया, तो उसके अलावा उसे घटक कंपोनेंट को बताया, अप्रोचेज को बताया, उसके बाद क्या चेंजेस थे सेल्फ एस्टीम में उसको मैंने बताया। तो इन सभी चीजों का सीधा संबंध आपके यूनिट 2 के अपनी अस्मिता के प्रति सजगता के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो जो शिक्षकों की अस्मिता होती है, जो उनकी एक पहचान होती है, उसके हम एक उसके व्यक्तित्व के अर्थ के रूप में, उसके व्यक्तित्व के प्रकृति के अर्थ के रूप में, उसके व्यक्तित्व की परिभाषाओं के रूप में और अंत में उसके सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर, सैद्धांतिक दृष्टिकोण के आधार पर समझ सकते हैं। वैसे यूनिट 1 में भी मैंने आपको बताया था कि व्यक्तित्व की पहचान में ईगो, अहम की बात, उसमें भी मैंने चर्चा की थी। लेकिन यहाँ भी बेहतर ढंग से शिक्षकों की अस्मिता, जो आप अभी ट्रेंड हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद अभी छात्र अध्यापक है, पुपिल टीचर है, जैसे ही आप ट्रेंड हो जाएंगे तो नेक्स्ट वे आप एक बेहतर शिक्षक के रूप में उभरेंगे। तो आपको अपनी अस्मिता के पहचान के संदर्भ में अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना होगा, जो एक डायनेमिक स्टेज के साथ, समय के साथ आप में गत्यात्मकता लाएगा और एक बेहतर परिवर्तन के साथ आप समाज के सामने रूबरू हो सकते हैं। तो आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि जो शिक्षकों की अस्मिता है किस प्रकार से व्यक्तित्व के अर्थ के रूप में आगे देखी जा सकती है। आपको मैंने स्व की अवधारणा के बारे में, स्व की परिभाषा के बारे में बताया था कि जो स्व का डेफिनेशन है, स्व या आत्म, सेल्फ, कि स्व से आप क्या समझते हैं। तो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको लिखाया भी था, सेल्फ और सेल्फ कंसेप्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड consistent conceptual gestalt composed of perceptions of the characteristic of the I or me and the perceptions of the relationship of I or me to others and to various aspects of life together with the value attached to these perceptions। यानी अवबोधन प्रत्यक्ष ज्ञान के संदर्भ में, मैं और मुझे के संदर्भ में, अर्थात स्व अथवा स्व अवधारणा एक संगठित सुसंगत वैचारिक समरूपण है जो मैं और मुझे के लक्षणों के अवबोधन एवं मैं और मुझे के दूसरे के एवं जीवन के अन्य पहलुओं के साथ संबंधों के
अवबोध तथा इन अवबोधों के साथ जुड़े मूल्यों से निर्मित होता है। मैंने इसको बहुत ही गहनता के साथ, गूढ़ता के साथ इसका अर्थापन आपको दिया था, इसके गूढ़ बातों को आपको बताया था कि इस स्व की अवधारणा क्या है, कंसेप्शन ऑफ सेल्फ क्या है। तो ये सभी बातें पिछले यूनिट से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जब तक आप सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट नहीं जानेंगे, उसके कंपोनेंट्स को नहीं जानेंगे, उसको आप अपने मन मस्तिष्क में जो एक हलचल होता है, स्टॉर्मिंग होता है, तो उसको जब तक नहीं डालेंगे तब तक आप बेहतर ढंग से इसको नहीं समझ सकते हैं कि इसके सैद्धांतिक अर्थ क्या है, पक्ष क्या है। क्योंकि इन सभी चीजों को जानने के लिए आपकी पिछली कक्षाओं के ज्ञान का अवबोधन होना बहुत ही जरूरी है। तभी तो आपका जो लर्निंग आउटकम्स है इस तथ्य के संदर्भ में अग्रसरित हो सकता है। अब आगे की जो बात है, आज का जो टॉपिक है, मैं इसको शेयर कर रहा हूं, आप उसको देखिए। मैं देख चुका हूं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं उसको शेयर करता हूं, शेयर के साथ मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं। अब आप उसको ध्यान से सुनिए, समझिए क्या है। थ्योरेटिकल आपका टॉपिक है, थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल्ड पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ टीचर, शिक्षक की अस्मिता संबंधी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। अब आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए, मैं शेयरिंग के माध्यम से आपके पास आ रहा हूं। मैं एक बार चेक कर लूं सभी चीजें दिख रही है। और अब आप आइए, एक चीज मैं चेक कर लूं जरा, जो आज की जो व्यवस्था है इस संदर्भ में मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, आप इस चीज को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। यू कैन सी दैट। चलिए, मैं आपके पास शेयर के माध्यम से आ रहा हूं। मैंने जो आपके लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो मैंने नोट्स तैयार किया है, आप उसको देखिए। चलिए, मैं शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। डायरेक्ट मैं स्कैनर में ही चलता हूं ताकि इजीली आपको दिखे। देखिए, मैंने आपके लिए एक थ्योरेटिकल चीज डाला है, 5-6 पन्नों का है। अब देखिए, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। देखिए, व्यक्तित्व क्या, थियोरेटिकल और प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ टीचर, दैट मींस शिक्षकों की अस्मिता संबंधी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। तो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में जाने से पहले अस्मिता की पहचान हो जाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आगे भी हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पहचान क्या है, चिंतन क्या है, ये सभी बातें इस अवधारणाओं में देखने को मिलती है। तो इस जो आज जो आपका टॉपिक है उसका सीधा संबंध है सेल्फ स्टीम और सेल्फ कंसेप्ट से, यानी सेल्फ से पूरी तरह से संबंधित है, इसलिए आप उसको ध्यान में करेंगे। और फिर आज देखिए, तो व्यक्तित्व को पहले समझते हैं, फिर उसके हम आगे देखिए। मैंने डाल दिया है परिभाषाएं, उसके बाद प्रकृति, उसके बाद सैद्धांतिक अर्थ जो सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर, दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक अर्थ किस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों को स्पष्ट करता है या स्वीकार करता है। तो चलिए, मैं इन तथ्यों के आलोक में आपको आज के क्लास के बारे में सारांश देता हूं। तो जो व्यवस्था है, देखिए, तो सबसे पहले व्यक्तित्व की पहचान करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी की जब बात आती है तो आत्म की बात आ जाती है, आत्म या स्व की बात आ जाती है, सेल्फ की बात आ जाती है। जब सेल्फ की बात आ जाती है तो आपके आइडियल सेल्फ की बात आ जाती है, फिर सेल्फ इमेज की बात आ जाती है, और आपने पढ़ा भी है। उसके बाद लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात आ जाती है, दर्पण छवि की बात आ जाती है, उसके बाद रियल सेल्फ की बात आ जाती है। तो ये सभी चीजें जो है बारी बारी से आपके इस टॉपिक को अंदरूनी रूप से टच कर रहा है, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, व्यक्तित्व का अर्थ, यानी व्यक्तित्व की अवधारणा देखा जाए तो बड़ी ही जटिल है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व की पहचान के बारे में बताया है कि इसका व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से व्यक्तित्व को एक बेहतर पहचान दी जा सकती है। अपने अस्मिता के प्रति सजगता के लिए, अपने पहचान के प्रति व्यक्ति को जागरूक होने के लिए, सजग होने के लिए किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अपने आदर्श छवि को समाज के सामने प्रदर्शित करना है, साथ ही साथ अपने जो स्व छवि है, खुद की छवि है, कैसे समाज के सामने व्यवस्थित करे ताकि मेरी एक बेहतर पहचान बन सके। तो इस संदर्भ में जो यह प्रत्यय है, जो धारणाएं हैं, आपने पिछली कक्षाओं में देखा था। अपनी समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना के संदर्भ में देखा था कि कैसे आप उनके उसूलों को अपने अंदर डालते हैं, उसके मान मूल्यों को डालते हैं, साथ ही साथ जिस उनके जो गुण है, जो क्वालिटीज है, कैसे आप उनको ग्रहण करते हैं, अवलोकनीय आपके लिए होते हैं और कैसे आपके लिए ग्रहण करने योग्य होते हैं। तो इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो शाब्दिक अर्थ में स्पष्ट दिखता है कि जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है,
अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी से निकला है। तो पर्सनालिटी का मतलब होता है जो लैटिन भाषा के पर्सोना से आया है। तो एक बात जो है अवधारणाओं में आती है, तो व्यक्तित्व की पहचान के आधार पर ही हम शिक्षकों की अस्मिता को के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को समझेंगे। तो पर्सनालिटी है लैटिन भाषा के पर्सोना से आया है, तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं वेशभूषा होता है, जिसे नाटक में या अभिनय करते समय हम एक बेहतर एक्सप्रेशन के संदर्भ में देख सकते हैं। जैसे आपने जब आप ड्रामेटाइजेशन पढ़ेंगे, नाटकीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो नाटक होता है उसका एक पक्ष में बता रहा हूँ, उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। जो नाटकीकरण की प्रक्रिया होती है, ड्रामेटाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें एक नाटक होता है, नाटक को हम प्ले करते हैं, फिर उसमें प्रेजेंट करते हैं, लीला करते हैं, फिर उसमें पैंटोमाइन करते हैं, मूक अभिनय करते हैं, नाट्य दृश्य करते हैं, टैब्ल्यू करते हैं, और उसके बाद अंत में क्या होता है, एक छोटा सा खेल स्टार्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है पर्सनालिटी में आप देखेंगे अभिनय करने की दिशा में अभिनेता उसको पहनते हैं, और जो उनका सामान्य वेशभूषा होता है उससे बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप नाट्य मंच पे हैं या फिर किसी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो उस रूप में आते हैं। जैसे महात्मा गांधी के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप उनकी वेशभूषा में आते हैं, आपने फिल्मों में देखा भी है। तो पर्सनालिटी क्या होता है, बिल्कुल चेंज होता है, आपकी पहचान अलग हो जाती है। अब देखिए आप अभी के जो सीरियल चल रहा है, अभी जो हाईलाइटेड है, जिसके बहुत सारे व्यूअर्स है, रामायण को ही देख लीजिए। तो जो राम और लक्ष्मण के जो उन्होंने पार्ट लिया उसके एक्सप्रेशन को आप देखिए, उनके पहचान को देख लीजिए। कहीं भी लोग देखता है उनके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी जो है टीवी पे आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे वो डाल रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं कि उनको लोग देखकर पहले से ही राम लक्ष्मण समझ जाते हैं। तो इनकी पहचान समाज में एक अलग तरह की हो गई है। तो इनकी जो अस्मिता है, जो इनकी एक पहचान है समाज में, वह सभी लोग उनको उसी दृष्टि से देखते हैं। तो समान वेशभूषा में जो परिवर्तन हो गया, वेशभूषा में परिवर्तन के आधार पर, तो समाज में उसका स्पष्टीकरण अन्य भाव से देखा जाता है। तो इसके संदर्भ में शैक्षणिक पैमानों को, भी आप पीपल टीचर्स है, जैसे ही आप ट्रेंड होकर एक बेहतर शिक्षक हो जाएंगे तो आपकी जो मानकीकरण की व्यवस्था है, जो आपकी सर्टिफिकेशनलिटी है, बिल्कुल पूरी तरह से समाज में एक शैक्षणिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर बिल्कुल बदल जाएगी। तो यही सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों की अस्मिता के संदर्भ में परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। और देखिए मैंने डाला ही है, अब इसको अगले पेज पे आइए, यहाँ देखिए मैंने डाला भी है कि जो समान स्थिति है, समान स्थिति में वेशभूषा में परिवर्तन होने के बाद समान स्थिति से व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है, उसकी पर्सनालिटी में चेंजिंग आ जाती है, उसकी पहचान अन्य रूपों में देखी जा सकती है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य गुणों द्वारा माप की जाती है, यानी जो उनके एक्सटर्नल क्वालिटीज हैं उसकी माप एक्सटर्नल क्वालिटीज के बारे में, उसके व्यक्तित्व के पहचान के बारे में, उसका मेजरमेंट उसके एक्सटर्नल क्वालिटीज के माध्यम से ही देखी जा सकती है। सही रूप में यह देखा जा सकता है कि व्यक्ति का चरित्र होता है, चरित्र और व्यक्तित्व को लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जब चरित्र और व्यक्तित्व की बात आती है तो यह जो व्यक्तित्व की व्यवस्था है कि उस व्यवहार से संबोधित होता है, जो सही या गलत होना आवश्यक नहीं होता है, परंतु चरित्र सही या गलत हो सकता है। तो व्यक्तित्व के संदर्भ में लोग व्यक्तित्व और चरित्र के संदर्भ में लोग कोई अंतर नहीं मानते, लेकिन चरित्र जो होता है व्यक्ति को उस आचरण की ओर संकेत करता है, जो गलत तथा सही दोनों हो सकते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ कि पहचान, कृपया साइलेंट हो जाए, जो भी जुड़े हैं कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। म्यूट ऑप्शंस है, रेड बटन के बगल में दबाएंगे, वहां ऑप्शंस मिल जाएगा, या फिर ऊपर जाकर देखें बट ऑप्शंस मिल जाएगा। प्लीज अनुरोध है कि खुद को म्यूट कर लें, क्लास चल रहे हैं, क्लास में किसी प्रकार का डोंट मेक ए नॉइज प्लीज। तो आप देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व किसी का वह व्यवहार है जो सही या गलत होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसको लोग लाइक या डिसलाइक दोनों कर सकते हैं। इस दृष्टि से व्यक्तित्व किसी का व्यवहार है कि किस प्रकार का बिहेवियर आप डालते हैं, आपका समाज में क्या एटीट्यूड है। तो इस संदर्भ में आपकी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, यह समाज में उभर कर आती है। अब देखिए व्यक्तित्व की परिभाषाओं से हम और स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से इसका डेफिनेशन है। व्यक्तित्व को अलग अलग विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने अपने अपने ढंग से विचारते हुए अपने एक बेहतर परिभाषाओं को डालने की कोशिश की है। तो म्यूरडेक ने कहा है, सबसे पहले आप म्यूरडेक को देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। म्यूरडे महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्ति का, व्यक्तित्व जो है, ध्यान से सुनिए, व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्ति का संपूर्ण रूप समझा जाता है, यानी वेशभूषा, आत्मविश्वास, चरित्र, व्यवहार, आत्मानुभूति, आत्म
उसके अलावा आप के साथ जो भी म्यूट नहीं है कृपया म्यूट हो जाए प्लीज। चलिए, तो जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति हैं, जो निवास करते हैं, उनके पर्सनालिटी के बारे में, उसके पर्सनालिटी है उसके बारे में अगर देखा जाए तो म्यूल्डे महोदय का जो विचार है बहुत ही बेहतर दिखता है, यानी संपूर्ण स्वरूप समझा जाता है। यह एक व्यक्ति की बनावट, जैसा कि नीचे डाला गया है, उन्होंने बताया भी है, संपूर्ण रूप, उसमें बनावट भी आ जाती है, उसकी क्या टेस्ट है, इंटरेस्ट है, रुचियां भी आ जाती है, उनका एटीट्यूड भी आ जाता है, उनके बिहेवियर भी आ जाते हैं। तो ये सभी का क्या होता है, एक विशिष्टात्मक संगठन है, पूरी तरह से मिला जुला हुआ है। तभी तो आपका पर्सनालिटी जो है, आपको जो आपके यहाँ दर्पण छवि के रूप में, स्व छवि के रूप में और आदर्श स्व के संदर्भ में यह देखने को मिलता है। तो यह जो है आपकी अस्मिता की पहचान को दर्शाता है, कि आपको एक बेहतर पहचान देता है। तो म्यूडेक महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के पहचान के संदर्भ में उन्होंने इन बातों को विचार करते हुए अपनी परिभाषाओं में डाला है। उसके बाद ऑलपोर्ट को देख सकते हैं, ऑलपोर्ट ने क्या कहा है। तो ऑलपोर्ट महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मन शारीरिक उन ढंगों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निश्चित करता है। दैट मीन्स, कहने का मतलब मन शारीरिक ढंग, जो मन के विचार से आपको जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, जो आपका ढंग है, रहने खाने पीने की जो आपको विरासत में जो संस्कृति से प्राप्त हुई है, पूर्वत ज्ञान, और उसमें कभी कभी आपको प्रेजुडिस भी आ जाएगा, रूढ़िवादिता भी आ जाती है, लेकिन उसको अलग करके देखते हैं। तो उन ढंगों का जो डायनेमिक संगठन है, किस प्रकार से आप जिस वातावरणीय स्थिति में अपने आप को ढालते हैं। अगर आप उच्च कोटि में, उच्च कुल में जन्मे हैं तो आपके वेशभूषा की पहचान उस प्रकार से हो जाएगी। अगर आपका लालन पालन अन्य जगहों पे हुआ है जहां पूरी कोई भी व्यवस्था नहीं है आपको बेहतर जीवन जीने के ढंगों के आचार संहिता के संदर्भ में, तो आपकी जो व्यवस्था है उस प्रकार से हो जाएगी। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वह उसी ढंग से समायोजित हो जाएगी। तो इस संदर्भ को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ लिखा भी गया, पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निश्चित करते हैं। तो अल्पोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व के पहचान के संदर्भ में शारीरिक ढंगों को पर्यावरण के साथ समायोजन की बात को दर्शाया है। और न्यूमेयर के अनुसार क्या है, न्यूमेयर महोदय ने क्या किया है, न्यूमेयर ने कहा है कि विस्तृत अर्थ में अगर हम व्यक्तित्व की पहचान को और भविष्य में शिक्षकों की अस्मिताओं की पहचान को दर्शाने की अगर कोशिश करते हैं तो उनका है उन लक्षणों के रूप में इसे देखा जाए, परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति को निर्मित करते हैं। तो व्यक्ति को कौन निर्मित करता है, व्यक्ति को कौन निर्मित करता है, व्यक्ति को निर्मित करने वाले जो व्यक्ति हैं उसका जो सामाजिक वातावरण है, और सामाजिक वातावरण में अनौपचारिक व्यवस्था के बाद जैसे ही शैक्षणिक प्रक्रियाओं में आते हैं, औपचारिक व्यवस्था में आते हैं, तो उनकी जो ढंग है वातावरणीय स्थिति में अपने आप को ढालने के साथ शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के साथ साथ अपने लक्षणों को गुणात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा देते हैं। तो यह न्यूमेयर ने यह कहने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति को निर्मित करता है, या औपचारिक व्यवस्था में व्यक्ति निर्मित हो या अनौपचारिक व्यवस्था में व्यक्ति निर्मित हो या समूह में, उस कम्युनिटी में जो एक बेहतर जीवन जीने की प्रक्रिया को दर्शाता है, आपकी पहचान को बनाता है, उसके कार्यों को निश्चित करता है। किन किन व्यवस्थाओं के आधार पर आपकी पहचान को समाज में एक बेहतर मार्गदर्शन के आधार पर आपको प्रभावी बनाया जा सके। तो न्यूमेयर महोदय की जो बातें थी, माफी चाहता हूं, न्यूमेयर महोदय की जो बातें थी, किस व्यवस्था के आधार पर समाज में उन लक्षणों को निर्धारित करता है, उस व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो आपको एक बेहतर पहचान प्रदान करती है। आप उस मनीषा को भी देख सकते हैं, उस बुद्धि को भी देख सकते हैं कि किस बुद्धि का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के जीवन की नैया को एक बेहतर पहचान के साथ उसके स्व छवि को दर्शाता है। तो अस्मिता की सजगता व्यक्ति अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ करता है। जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी साक्षात्कार में जाते हैं, तो आप क्या कहते हो, अपने पर्सनालिटी को पहले डेवलप करते हुए जाते हैं कि पर्सनालिटी से ही बहुत कुछ आपकी पहचान दिख जाती है। तो पहचान के आधार पर जो आपकी अस्मिता है, वह आइडेंटिफाई है, जो आपकी अस्मिता है किस प्रकार से आगे प्रभावी बन सकती है, इसी को आधार मानकर आधारित समझा जाता है। तो अब देखिए व्यक्तित्व की प्रकृति के संदर्भ में देखते हैं। तो नेचर ऑफ पर्सनालिटी क्या है, आपने देखा व्यक्तित्व की परिभाषा, प्लीज साइलेंट हो जाए। अभी आपने देखा व्यक्तित्व की परिभाषा,
डेफिनेशन देखा। अब व्यक्तित्व की प्रकृति है, स्वभावतः क्या है, इसका नेचर क्या है। तो मैंने बच्चों आपको पहले कक्षाओं में पढ़ाया था आत्म, तो यहाँ आत्म की सारी बातें आती है, सेल्फ स्व की सारी बात आती है। सेल्फ को स्व कह लीजिए या फिर आत्म कह लीजिए। उसके उसके जो कंपोनेंट के बारे में बताया, फिर मैंने उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। तो उन सभी चीजों का समावेशन यहाँ स्पष्ट रूप से दिखता है और उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। उसके बिना रहते आप अपने नीतियों को समावेशित नहीं कर सकते। इस नीतियों के भरोसे आप चलेंगे तभी आपका जो है सैद्धांतिक पक्ष स्पष्ट हो सकता है। अब देखिए व्यक्तित्व की प्रकृति क्या कहती है, तो मैंने यह डाला व्यक्तित्व के संदर्भ में, के अंतर्गत क्या आता है, उसके संदर्भ में क्या आता है, आत्म का प्रदर्शन सबसे अधिक दिखता है। और आत्म जब आएगा तो आत्म के अंतर्गत क्या आ सकता है, आपका आत्मविश्वास, आपकी आत्मनिर्भरता, आपका आत्म व्यवस्थापन, आपका आत्म संगठन आदि, ये सभी एलिमेंट्स इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। तभी तो आपके सैद्धांतिक पक्ष आएंगे, आपकी अस्मिता की पहचान हो सकती है। आपके डेवलपमेंट को, जो पर्सनालिटी डेवलप करता है, कैसे आगे बढ़ता है, उसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो है, पर्सपेक्टिव्स जो है कैसे आपकी पहचान के साथ आपको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ यह देखने को आपकी प्रकृति के आधार पर देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों की, जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता है, इन सभी चीजों की व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके माध्यम से ही आपकी जो व्यवस्था है एक अलग गतिशील एवं परिवर्तनीय स्थिति में देखी जा सकती है, जो आपको एक अलग पहचान प्रदान करता है, आपके दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, आपके जो कंसेप्शंस हैं, जो अवधारणाएं हैं, उसको एक आदर्श प्रतिमान में फलांकित करता है। साथ ही साथ आपके जो मूल्य है, जो आपकी एटीट्यूड है, आपकी मनोस्थिति, आपके जो रुझान है, प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति में जो आपके बिहेवियर देखने को मिलते हैं, नीतियों के साथ पूरी तरह से समायोजित करने की प्रक्रिया का प्रयास करता है। अब देखिए, अब इसके सैद्धांतिक अर्थ, जो इसके मूल अर्थ है इस टॉपिक के, उसको देखते हैं। तो जो इसके सैद्धांतिक अर्थ है विद्यार्थी जी, सैद्धांतिक अर्थ दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षकों की अस्मिता के प्रति जो सजगता है कि इसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में पर्सनालिटी के आधार पर, व्यक्तित्व गुणों के आधार पर किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है, इसको देखने की प्रक्रिया यहाँ कुछ उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मैंने डाला है, आप उसको देखिए। तो जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, व्यक्तित्व के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, यानी किन किन अर्थ के रूप में हमारे सामने देखने को मिलते हैं, हमारे अस्मिता को सजग करने का प्रयास करते हैं, और किन किन मनोभावों से, मनोस्थितियों से हमारी समाज में जो प्रतिष्ठा है और हम राष्ट्र के प्रति जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, कि किस प्रकार से राष्ट्र में हम अपने व्यवस्थाओं को समर्पित करते हुए ज्ञान की प्रक्रिया को, जो हमने सीखा है स्वरोजगार के साथ, कि भविष्य में अगर मैं बेरोजगारी की स्थिति में भी हूं तो अपनी पहचान के साथ स्वरोजगारोन्मुखी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन की प्रक्रिया को, प्रोसेस ऑफ लिविंग को आगे बढ़ा सकूं। तो इसमें एक सामान्य दृष्टिकोण दिया गया है। समान दृष्टिकोण से अभिप्राय यहाँ यह बताया गया है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। साइलेंट रहिए, कृपया साइलेंट रहिए, क्लास डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, इससे डिस्टर्ब ना करें प्लीज, और ध्यान से सुने। जो समान दृष्टिकोण है, जनरल पर्सपेक्टिव्स है अस्मिता की सजगता के संदर्भ में, वह यह कहता है उन गुणों की ओर दृष्टिकोण रखता है, उन गुणों की ओर यह उन्मुखी होता है जो दूसरों के हृदय पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी आपकी पहचान अगर बेहतर होगी तो क्या आप दूसरे के हृदय पर राज नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। आपकी छवि ही, आपकी पहचान ही समाज में आपको बेहतर नागरिक बनाने की ओर एक बेहतर मार्गदर्शक का काम करती है और आपकी छवि को दर्शाती है। तो ये जो आपका आत्मसम्मान है उससे बढ़ता है, आपके जो सेल्फ कंसेप्ट है, जो आपने सोच कर रखा है, जो आपने एक आम की भावना होती है, जो मैंने पिछली कक्षाओं में बताया है, और मैंने आपको भी डेफिनेशन भी बताया कि सजगता से क्या अभिप्राय हो सकता है, अस्मिता से क्या, माफ चाहता हूँ, अस्मिता से क्या अभिप्राय हो सकता है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आप में अपने होने का भाव बताता है, आपके आम भाव को बताता है, आपकी हस्ती क्या है, हैसियत क्या है, आपकी सत्ता की पहचान बताता है। तो ये सब समान दृष्टिकोण में, यानी आपकी पहचान को जो दूसरे के हृदय पर विजय प्राप्त करने में सहायता करता है, समान दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, दूसरी दार्शनिक दृष्टिकोण,
फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स है वह यह कहता है कि वह व्यक्ति को पूर्ण आदर्श मानता है। मैंने कल आपको बताया था जो शिक्षक के प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो खुद स्वयं के जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होते हैं या फिर दार्शनिक दृष्टिकोण होते हैं, तो मैंने कल कुछ पर चर्चा की थी, मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताया था वहां की सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में उन पॉइंटों को भी देखना बहुत ही जरूरी है, आप उससे मुख मोड़ नहीं सकते हैं। तो व्यक्तिगत गुण भी बताया गया था, जो पर्सनल क्वालिटीज थी आपके ऊपर, प्रोफेशनल क्वालिटी भी बताया गया था कि कौन कौन से प्रोफेशनल क्वालिटीज हैं जो सैद्धांतिक अर्थ को पूरी तरह से संदर्भित करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कि व्यक्ति को पूर्ण आदर्श मानते। आदर्श का मतलब मैंने बताया है कि जो आदर्श प्रतिमान है, जिसके गुण अवलोकनीय तथा ग्रहण करने योग्य हो। तो आप समझिए, अगर आप बेहतर शिक्षक हो जाते हैं, आपकी पहचान एक बेहतर नागरिक के रूप में है। देश में ऐसे बहुत सारे सिटीजन हैं जिनके आदर्शवादी दृष्टिकोण को लोग अपनाते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, उनके विचारों को एक ऐसे अध्यापक रह चुके हैं, ऐसे ऐसे रहे कि उनकी अस्मिता की पहचान आज भी या फिर आने वाले भविष्य में भी एक अलग पहचान के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि वे अस्मिता के प्रति पहले से भी सजग थे, जागरूक थे और अपने अस्मिता की पहचान देने में उनकी जो बहुमुखी प्रतिभा थी, उनका योग बहुत ही ज्यादा है। उनमें जो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग थी, हर पहलुओं के बारे में एक अलग समझ थी, तो उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण संदर्भ की ओर, उस तथ्य की ओर इंगित करता है। तो उनका क्या कहना है, व्यक्तित्व पूर्ण रूप का आदर्श है, जो भी रूप है पहचान को दर्शाता है, उसके आदर्श को बताता है, उसके को बताता है, दृष्टिकोण को बताता है। प्लीज म्यूट हो जाए जो भी अनम्यूट है, वह आपकी स्वयं की अनुभूति होती है। तो आपकी पहचान के संदर्भ में आप जब किसी के आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप उसको अनुभूति के रूप में देखते हैं, आप अनुभूत करते हैं कि कैसे मैं उसके अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपने अंदर उद्वेलित कर दूं, ताकि उसका प्रयोग भविष्य में अपने एक बेहतर पहचान के रूप में कर सकूं। इन चीजों को देखते हुए आप जो भी शिक्षाविद है हमारे भारतीय संस्कृति में देखने को मिलते हैं या वेस्टर्न कल्चर में देखने को मिलते हैं, सभी को आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। हो गए, उसके अलावा फ्राइड महोदय हो गए, या बहुत सारे ऐसे हैं, बर्टन रसल हो गए, जॉन डीबी हो गए, इन सभी के जो व्यवस्थाएं हैं, एक जो पहचान है, अपनी अस्मिता की जो एक आइडेंटिफिकेशन है, अलग तरह से समाज में देखने को मिलती है। अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को आपने देखा, उसके माफी चाहता हूँ, दार्शनिक दृष्टिकोण को देखा। अब देखिए समाजशास्त्रीय, अभी आपने देखा दार्शनिक दृष्टिकोण को, अब देखिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में आपने सुना भी है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रतिबिंब माना जाता है। यानी जो अभी मैंने समाज की चर्चा की है, समुदाय की चर्चा की है कि आपकी पहचान समाज में क्या हो सकती है, देश स्तर पे क्या हो सकती है, राष्ट्रीयता से आपकी जो पहचान ओत है अथवा नहीं है। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण में इन चीजों को रखा जाता है, डाला जाता है कि आपका जो प्रतिबिंब है, किस प्रकार से उस प्रतिबिंब को, छवि है, किस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आप इस दृष्टिकोण के अनुसार यह कहा गया है, मैंने यहां डाला है, मैं थोड़ा जूम करता हूं, अब देखिए इसको। इस दृष्टिकोण के अनुसार यह कहा गया है कि व्यक्तित्व उन समस्त गुणों का संगठन है, ध्यान से सुनो, व्यक्तित्व उन समस्त गुणों का संगठन है जो समाज में व्यक्ति का कार्य तथा पद निर्धारित करते हैं। एकदम तथाकथित सत्य बात है कि आपके जो भी क्वालिटीज हैं, अभी आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उसकी एक अलग क्वालिटीज है, उसकी समाज में एक अलग प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा और उसका पद, जो कॉलेज सीरीज है उसमें उसका पद भी अलग अलग है। हर चीजों के स्टेप्स क्यों बने होते हैं, आखिर जो पद सोपान होता है, डीएम से चपरासी तक आप देख सकते हैं, आखिर चपरासी क्यों है, डीएम डीएम क्यों है, एक ओहदे पर डिपेंड करता है, उसकी एक अलग पहचान होती है कि उसका जो दायरा है किस प्रकार से आगे बढ़ता है, और जो निचले स्तर का उसका दायरा क्या है। तो इनको आप देख सकते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर। तो आपकी पहचान, आपके कार्य करने की जो पद्धति है और आपका पद कौन निर्धारित करता है, आपके समस्त गुण। उन सभी गुणों का समावेशन करने के बाद ही आपका जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, आपकी शिक्षकों की अस्मिता के पहचान के संदर्भ में वह पूरी तरह से गुणात्मक दिखता है। और जो भी चीजें सामने आती है कि आपकी इस चीजों के माध्यम से सामाजिक प्रभावता जो है यह देखने को समाज में मिलती है, किसके माध्यम से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षकों की अस्मिता के प्रति सजगता के संदर्भ में। जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है वह समान दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, साथ ही साथ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर पूरी तरह से दिखती है, स्वीकार्य होती है। आप प्लीज साइलेंट हो जाए।
और उसके बाद आप देख सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी पर्सपेक्टिव में जो आपका टॉपिक है, पर्सपेक्टिव ऑफ जो जो इस टॉपिक को आपने डाला है जो है थ्योरेटिकल प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ टीचर। तो इस संदर्भ में आप मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है। तो मैंने एक चीज डाला है, माफी चाहता हूँ। इन चीजों में आप देख सकते हैं कि जो माफी चाहता हूँ, विश्लेषणवाद को जन्म देने वाले कौन है? फ्रायड महोदय हैं। आपने सिगमंड फ्रायड के बारे में सुना भी है, आप चाइल्ड ग्रोइंग अप में पढ़े भी होंगे मे भी। तो आप देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है कैसे कि इसको 3 अंगों के रूप में इस पर विचार किया गया। पहला ईड, मैंने यहाँ डाला है, देखिए मैं इसको जूम करता हूँ, आईडी, उसके बाद अहम ईगो, उसके बाद सुपर ईगो नैतिक मन। तो यूनिट फर्स्ट में भी मैंने बताया था कि यूनिट 2 में जब चलेंगे तो इसके संदर्भ में अहम और ईगो के बारे में चर्चा करेंगे विद्यार्थी जी। तो ईडी को आपको एक नई चीज है, आप देखिए। तो ईड जो है इसको आप ईड पढ़ सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण फ्रायड महोदय ने इसको दिया था। तो उन्होंने बताया ऐसा अचेतन मस्तिष्क है, चेतन अचेतन मस्तिष्क है जिसमें जो स्थित मूल प्रवृत्तियां हैं, जो ओरिजिनली रूप से जो इसमें एक्टिविटीज भरी पड़ी है, और जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं जो आप उस पर रोक नहीं सकते हैं, वो प्राकृतिक ढंग से अपने आपके मनोभाव में स्वतः उद्वेलित आपको करने लगती है कि नहीं मुझे ये करना ही, ये करना ही है। तो इसमें ईड की भावना आती है। ईड के रूप में इसको देखा जा सकता है, जो पूरी तरह से अनैतिक होता है, नैतिक नहीं होता है। तो इस चीज में यह देखने को मिलता है कि जो नीतियां हैं, आप नीतियों को ताक पर रखते हुए अनैतिक प्रक्रिया ईड के अंतर्गत आप इस काम को कर सकते हैं, जो एक मनोविश्लेषणात्मक तरीका आपके पहचान के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो पहचान में जब ईड की भावना आएगी तो आप किसी काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। इसको अपने आप में कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। बस आप इसको संक्षिप्त रूप से समझे, ये आगे की चीजें हैं। उसके बाद क्या है? अहम, ईगो की भावना। तो अहम तो सब में होता है कि मैं आज इस काम को कर रहा हूं, मैंने कर लिया है। तो आप गर्व से फूल नहीं समाये कि मैंने इस काम को कर लिया, फासली कर लिया, अन्यों की अपेक्षा कर लिया। तो अहम जो है, अहम, उसको अहम चेतना, इच्छा शक्ति, जो विल पावर है आपकी, तथा जो आपका विजडम है, मनीषा है, बुद्धि है, और तर्क आदि, इसमें आते हैं ईगो में। कि आप कोई भी काम करते हैं, इन सभी चीजों के माध्यम से करते हैं, तो आप में अहम की भावना इसलिए आ जाती है कि आपने इन चीजों को सर्वोत्तम रूप से किया है। उसके बाद इसका सीधा संबंध ईड से होता है तथा नैतिक मन से होता है, जो नीचे दिया गया है। तो संबंध इसलिए ईड से होता है कि इसमें प्राकृतिक इच्छाएं भी जुड़ी होती है, और नैतिक मन से इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो त्रुटियां होती है, त्रुटियों के संदर्भ में अगर कोई आपको ताड़ना देता है, कोई ताना मारता है, तो उसके बारे में आपको सोचने समझने की क्षमता होती है कि भाई मेरे पर्सनालिटी के लिए यह बेहतर नहीं है। तो अहम के अंतर्गत चेतना, विल पावर और विजडम, मनीषा, तर्क आदि, लॉजिक वगैरह देखा जाता है। तो यह मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है विद्यार्थी जी? नैतिक मन, जो सुपर ईगो है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो सुपर ईगो में आप देख सकते हैं कि आपके पूरी तरह से हैबिट से संबंधित होता है कि नहीं मैं तो ये करके ही रहूंगा। तो ये भावना आप में चली आती है। तो आपकी पर्सनालिटी को क्या करता है? शोभा देता है? नहीं देता है। तो लेकिन भिन्न भिन्न स्थितियों में शोभा भी देता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं है, फिर भी इच्छा को आप पैदा करते हैं, अपने विल पावर के माध्यम से उसको बढ़ाते हैं। तो आपका जो नैतिक मन है, पूरी तरह से नैतिकता के साथ जो व्यवस्था है, मैंने आपको नीति की परिभाषा ही बताया था, उचित या ठीक रास्ते पर ले जाने या ले चलने की क्रिया का ढंग। नीति की परिभाषा मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया, इसलिए बताया था कि ये जो शब्द है बार बार आएंगे और इन शब्दों का प्रयोग आपको बार बार मिलेगा। तो सुपर ईगो में आपके आदतों को देखा जाता है और आपको आपके आदतों से यह संबंधित होता है। और जो नैतिक मन है, अहम को, जो अहम है ऊपर में ईगो दिया गया है, उसको क्या करता है? ताड़ना देता है, उसको ताना मारता है कि नहीं आप यह नहीं कर सकते हैं, आप में ईगो की भावना आ गई है। तो इस जब ईगो की भावना आएगी तो आपका नैतिक मन कहेगा, सुपर ईगो कहेगा नहीं ये करना उचित नहीं है, और आपको इसके लिए ताना देगा। जब ताना देगा तो फिर आप कहेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं कॉन्फिडेंस बनाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहूंगा। तो ये भिन्न भिन्न बातें मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत देखी जा सकती है, जो इसके बारे में बेहतर चर्चा फ्रायड महोदय ने की। उनको उसको जन्मदाता भी कहा जाता है, जन्म देने का स्वरूप सिगमंड फ्रायड को ही जाता है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है, समय भी लगता है नजदीकी है हम लोग। मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या कहता है? तो मनोवैज्ञानिक अर्थ में जो साइकोलॉजिकल मीनिंग है, इस संदर्भ में पर्सनालिटी, अस्मिता के सजगता के संदर्भ में वो यह कहता है कि जो मनो की जो व्यक्तित्व है वंश, परंपरा तथा पर्यावरण से संबंधित होता है। सही बात है, आपके व्यक्तित्व की पहचान अगर आप
धनी कुल में जन्मे हैं तो आपकी पहचान अलग होगी, अगर आप गरीब कुल में जन्मे हैं तो आपकी पहचान अलग होगी। तो मनोवैज्ञानिक मन की बातें जो है, साइकोलॉजिकल मीनिंग यही कहता है कि वंश परंपरा और वातावरणीय स्थिति के अनुसार आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। यहाँ इसका अभिप्राय इसी दृष्टिकोण से देखने को भी मिलता है। तो व्यक्तित्व जो है, अगर मनोवैज्ञानिक अर्थ के अनुसार एक और चीज देखा जाए, सोचा जाए, तो जितनी भी विशेषताएं होती है व्यक्तित्व के संदर्भ में, व्यक्ति में जितनी भी विशेषताएं होती है, उन समस्त विशेषताओं का समन्वित या संगठित रूप व्यक्तित्व कहलाता है। समन्वित और संगठित रूप कैसे होता है, तो आपकी पहचान के संदर्भ में पिछले अभी मैंने चर्चा भी किया था, आत्मविश्वास, आत्म प्रेरणा, उसके अलावा आत्म संगठन, ये सभी चीजें उसमें आती है। और उन सभी चीजों का आंतरिक एवं बाह्य पक्ष पूरी तरह से संबंधित होता है, तभी आपकी पहचान समाज में एक भावी शिक्षक के रूप में देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी जी, आपका यह टॉपिक आज खत्म हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे अगले क्लास में मिलेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब चलिए मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। अब देखिए, मैं देख पा रहा हूँ, प्लीज साइलेंट रहे, मैं देख लूँ आपकी। एक मिनट में जरा देख, अभी 2 मिनट बचा है विद्यार्थी जी। अब इन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर आप इशू नहीं है आप सकते हैं इजीली। क्या पूछना चाहते हैं, अगर कोई है तो, नहीं तो जो मैंने आपको अभी शेयर किया उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको फिर अपने घर पे ध्यान से पढ़ें। ये सभी नई चीजें हैं, ये सभी नई चीजों के बारे में, ये सभी आपका जो सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप जब इस चीजों को घर पे बैठेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में बेहतर ढंग से आएगा। और यह क्या कहता है कि आपकी जो अस्मिता है भावी शिक्षक के संदर्भ में, आप उसकी पहचान अपने व्यक्तित्व को निखारने के साथ कैसे कर सकते हैं, और आपकी अस्मिता जो आपका अस्तित्व है, आपकी विद्यमानता है, आपकी मौजूदगी समाज को में कैसे प्रदर्शित होता है, कैसे देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी जी, जब मैं आपको बोलूंगा लीव करने के लिए तो आप लीव कीजिएगा, निश्चित होइएगा। अगर लीव नहीं होते हैं आप तो फिर आपका जो है मीटिंग जो शेड्यूल है वो चलता ही रहेगा। आप मीटिंग में रहेंगे जब मैं तो बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं? कोई अगर बोलना चाहते, मैं देख पा रहा हूँ आकाश कुमार, अनु कुमारी, मैं देख पा रहा हूँ अमित कुमार, आज मैं देख पा रहा हूँ अक्षय कुमार को देख पा रहा हूँ। सभी यहाँ पर बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी सहभागिता ही संस्थान की उपादेयता को बढ़ाती है। और इस लॉकडाउन पीरियड में आप अध्ययन करते हैं, बहुत ही बड़ी अच्छी बात है और बहुत ही बड़ी बात है कि आपकी सहभागिता हमारे लिए एक बेहतर प्रक्रिया का सूत्रपात कर रही है। तो चलिए विद्यार्थी जी, 39 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं, मात्र 40 सेकंड बचा है। अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मैं जैसे ही बोलूंगा लीव करने के लिए तो आप ब्लैक वाले स्क्रीन पे जाएंगे और वहां से लीव हो जाए। अभी बचे हुए समय अगर कोई कुछ बोलना चाहते तो बोलिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सर इसका पीडीएफ, हाँ बोलिए सर इसका बोलिए। पीडीएफ थोड़ा सेंड कर दीजिए। पीडीएफ पीडीएफ इस पीडीएफ विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी, पीडीएफ सेंड करना अलाउ नहीं है, ठीक है। मैंने जो आपको शेयर किया है ना, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप कॉलेज में आएंगे। जी सर, हम लोग ले लिए हैं। हाँ, थैंक यू। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़िए और उसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पीडीएफ शेयर करना जी अभी सर। अलाउ नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए मैं जी माफी चाहता हूँ कि प्रक्रिया सबके। चलिए विद्यार्थी जी, मैं थोड़ा समय देख लूं, 40 मिनट हो चुके हैं। अब आप सभी स्वतः म्यूट हो जाइए। मैं आप लोग को माफी चाहता हूँ, सब स्वतः लीव हो जाइए। चलिए